हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए ड्रैगन डिवॉल्विंग मैच के सीजन 2 के 10th पार्ट को एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आप सभी लोगों ने इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा तो पहले जाकर आप वो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और इसी के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा देना ताकि नई नई वीडियो आपको बिना किसी देरी के मिल जाए। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि रसल के वॉरियर ट्रायल के अंदर बीस्ट किंग मुया इंटरफेयर करती है, जहाँ मुया का कहना यह था कि अगर रसल उसके 5 अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है तो वो इस वॉरियर ट्रायल को पास कर जाएगा। खैर रसल मुया के 5 अटैक्स को इंड्योर भी कर लेता है और इसी के साथ साथ उसने मुया को इंजर्ड भी कर लिया था, जिसके बाद उसे डिवाइन रीजन में जाने का मौका मिला, जहाँ पर वो फायर ड्रैगन इग्रिस से मुलाकात करता है, यानी कि मुलाकात करता है। खैर वहाँ पर फायर ड्रैगन इग्रिस ने रसल को ब्रह्मास्त्र दिया, जो कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिवाइन वेपन है। जहां जैसे ही रसल ब्रह्मास्त्र को पकड़ता है तो वहां पर फर्स्ट बीस्ट किंग फेनरिर की विल मैनिफेस्ट हो गई थी और इसी के साथ साथ रसल को डिवाइन ड्रैगन किंग और जायंट्स के फाइट के कुछ सीन्स भी दिखे। खैर वहां पर रसल ने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करते हुए फर्स्ट बीस्ट किंग फेनरिर की करप्टेड विल को प्यूरिफाई किया। सो अब आगे, जिसके बाद हम देखते हैं कि डिवाइन ड्रैगन किंग के उस अटैक की वजह से फर्स्ट बेस किंग फेनरिर की विल वहीं पर प्यूरिफाई होना शुरू हो जाती है, जिसे देखते हुए रसल भी अपने मन में सोच रहा था इवन तो डिवाइन ड्रैगन किंग सिर्फ एक बेल की वजह से मैनिफेस्ट हुआ था, लेकिन उसने फर्स्ट बेस किंग को सिर्फ एक ही हिट में डिफीट कर दिया, जिसकी पावर तकरीबन तकरीबन 8 सर्कल या फिर 9 सर्कल के बराबर थी। और फिर हमें फर्स्ट बेस किंग फेनरिर को उसके ह्यूमन फॉर्म में दिखाया जाता है, जो कि रसल को मास्टर ऑफ ड्रैगन के नाम से बुलाते हुए कहने लगता है, मैं जिसने के ब्लड ऑफ ड्रैगन को इनहेरिट किया था, द ग्रेट मास्टर ऑफ ड्रैगन से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये कहते हुए वो एक क्रिस्टल निकाल कर रसल को पकड़ाते हुए कह रहा था, क्या प्लीज आप इस चीज को मेरे चिल्ड्रंस को दे सकते हैं। जिस क्रिस्टल को देने के बाद फर्स्ट बेस किंग फेनरिर वहां से जाते हुए कहने लगता है, ये एक बहुत बड़ा ट्रेजर है, इसी के साथ साथ ये बीस्टमैन के लिए एक बहुत बड़ा शैकल भी है और मैं होप करता हूँ कि तुम उन शैकल्स को हटाने में बीस्टमैन की मदद करोगे। ये कहते हुए फर्स्ट बेस किंग फेनरिर की विल वहां से डिसअपियर हो जाती है और नीचे की तरफ खड़ा हुआ रसल उस क्रिस्टल को देखते हुए अपने मन में सोच रहा था, इसके अंदर की एनर्जी काफी ज्यादा डिफरेंट है, ना ही ये माना है और ना ही कोई डिवाइन एनर्जी। शायद ये कुछ ऐसी एनर्जी है जो कि सिर्फ बीस्टमैन ही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन तभी अचानक से एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है, जिसमें रसल को नोटिफिकेशन मिला था फेनरिर की करप्टेड विल प्योरीफाई हो चुकी है और जैसा कि पहले बताया गया था, आपको ब्रह्मास्त्र रिवार्ड में दिया जा रहा है। उस सिस्टम विंडो का पॉपअप होना ही था, रसल के सामने वो ब्रह्मास्त्र आ जाता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही थी और तभी अचानक से उस डिवाइन वेपन में से एनर्जी निकल के रसल की बॉडी में एंटर होना शुरू हो जाती है, जिस एनर्जी को अपनी बॉडी में बहता हुआ महसूस करके रसल अपने मन में सोचने लगता है, कितनी ज्यादा इंटेंस फायर एनर्जी है। इस फायर एनर्जी की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी माना वेन्स अभी पूरी तरीके से जल जाएंगी। मेरे फायर एलिमेंट की इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग के साथ मुझे पहले ही पता था कि इसे एब्जॉर्ब करते वक्त मुझे काफी ज्यादा दर्द होगा। मेरी माना वेन में फ्लो करता हुआ मैजिक और फार्मूलाज 9 सर्कल से अबव के हैं। अगर मैं इसे रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड और कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हो पाता तो मेरा ब्रेन एक्सप्लोड कर जाएगा। और हम देखते हैं कि ब्रह्मास्त्र को एब्जॉर्ब करते वक्त रसल काफी ज्यादा पेन में था और फिर कुछ सिस्टम विंडोज पॉपअप होना शुरू हो जाती हैं कि ब्रह्मास्त्र आपके ब्रेन को एक्सपेंड कर रहा है। ब्रह्मास्त्र के हवाले से आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो रही है, ब्रह्मास्त्र आपके ब्रेन को रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है और इसी तरह की सिस्टम विंडोज आना शुरू हो जाते हैं। और थोड़ी देर के बाद रसल की बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी निकलती है और इसी के साथ ब्रह्मास्त्र की एब्जॉर्प्शन खत्म हो गई थी और हम देखते हैं कि ब्रह्मास्त्र की एब्जॉर्प्शन की वजह से रसल बेहोश हो जाता है, जिसके पास काफी ज्यादा तेजी से पेपर आ जाता है और रोना शुरू कर देता है। लेकिन फायर ड्रैगन इग्रिस पेपर को बताने लगते हैं, चिंता मत करो, वो सिर्फ थकावट की वजह से बेहोश हुआ है, थोड़ी देर में ही जाग जाएगा। वैसे तो मेरे बच्चों को इसे सर्व करना चाहिए था, लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। सो बच्चे, अगर तुम इस चीज से ओके हो, क्या तुम मेरी पावर को इनहेरिट करना चाहोगे। लेकिन दूसरी तरफ अपने सामने इतने बड़े ड्रैगन को बोलता हुआ देखकर पेपर काफी ज्यादा डर गया था, लेकिन वो फायर ड्रैगन पेपर को बताने लगता है, डरने की जरूरत नहीं है, अ स्पिरिट इज जस्ट अ म्यूटेशन, क्योंकि ड्रैगन्स काफी ज्यादा चीजें करने में कैपेबल होते हैं। इस चीज को इनहेरिट करने के बाद तुम एक ड्रैगन बन जाओगे और इसी के साथ काफी ज्यादा चीजें करने में कैपेबल भी हो जाओगे। इसी के साथ वो फायर ड्रैगन एक एग में तब्दील हो जाता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही थी और इसी के साथ साथ वो फायर ड्रैगन कहने लगता है, मैं आशा करता हूँ कि तुम न्यू फायर ड्रैगन बनोगे और अपने मास्टर के साथ जर्नी को कंटिन्यू करोगे और इसी के साथ साथ मैं ये भी आशा करता हूँ कि तुम ड्रैगन्स की ब्लड लाइन को भी कंटिन्यू करोगे
सके। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रसल को होश आ गई थी, जहाँ उड़ते हुए अपने मन में सोचने लगता है मैं कब से बेहोश हूँ। लेकिन वहाँ पर मौजूद पेपर को कुछ खाता हुआ देखकर कहने लगता है पेपर तुम क्या खा रहे हो। लेकिन फिर अगले ही सेकंड में अपने मन में सोचते हुए हाँ जो भी हो पेपर उसे खा रहा है तो यकीनन वो एडिबल ही होगा। लेकिन तभी अचानक से पेपर की बॉडी से फायर एनर्जी निकलना शुरू हो गई, जिसे देखकर रसल काफी ज्यादा हैरान होकर कहता है क्या पेपर। रसल काफी ज्यादा हैरान हो ही रहा था, लेकिन तभी अचानक से एक और सिस्टम विंडो पॉपअप हो जाती है। पेपर यानी कि स्पिरिट फायर ड्रैगन की सभी न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर चुका है और हम देखते हैं कि पेपर के इर्द गिर्द काफी ज्यादा एनर्जी घूम रही थी। लेकिन एक और सिस्टम विंडो में बताया जाता है पेपर को एब्जॉर्ब की गई एनर्जी को डाइजेस्ट करने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा और जिसके बाद पेपर एक सेकंड जनरेशन का ड्रैगन बन जाएगा। और हम देखते हैं कि अचानक से पेपर की आंखें भी बंद होना शुरू हो गई थी और दूसरी तरफ अपने सामने इन सिस्टम विंडोज को देखकर रसल भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। एक और सिस्टम विंडो में बताया जाता है कि पेपर स्लम्बर स्टेट में एंटर कर चुका है और वहाँ से जाते हुए पेपर कहता है मास्टर बहुत ही जल्दी आपसे मुलाकात होगी। और ये कहकर पेपर वहाँ से डिसअपियर हो जाता है और वहाँ पर बैठा रसल सिर्फ उसे पुकारता ही रह जाता है। और फिर अगले ही सीन में हमें रसल को डिवाइन रीजन से बाहर आते हुए दिखाया जाता है, जहाँ वापस आते हुए रसल अपने मन में सोचने लगता है इस बारे में सोचना कि पेपर स्टेट ऑफ स्लम्बर में एंटर कर चुका है। अगर मुझे इस बारे में पहले ही पता होता तो मैं उसके साथ थोड़ा सा और खेल लेना था। और रसल को डिवाइन रीजन से बाहर आता हुआ देखकर बीस्ट किंग मुया भी रसल को हाई करती हैं और रसल के वहाँ पर आ जाने के बाद पूछने पर कि क्या मसला है। लेकिन रसल को देखते हुए मुया कहने लगती है तुम्हारी आंखें काफी ज्यादा क्लियर और डीपर हो चुकी हैं, पिछले 5 दिनों में तुमने वहाँ पर ऐसा क्या ढूंढ लिया। लेकिन रसल कुछ निकालते हुए कहने लगता है पहले तुम इस चीज पर नजर डालो, जिस पर पहले तो मुया को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन उस चीज को देखने के बाद मुया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और हम देखते हैं कि रसल ने वही क्रिस्टल निकाल लिया था जो कि उसे फर्स्ट बीस्ट किंग फेनरिर ने दिया था। और उस क्रिस्टल को देखकर मुया काफी ज्यादा सीरियस होकर अपने इंटेंस प्रेशर को रिलीज करते हुए कहने लगती है तुम्हें मुझे हर सिंगल डिटेल देनी होगी कि ये तुम्हें कैसे मिला। और इतने ज्यादा इंटेंस प्रेशर को फील करते हुए रसल अपने मन में सोच रहा था जैसा कि मैंने पहले सोचा था, मेरे से फाइट करते वक्त इसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल नहीं किया था। और रसल को अपनी फाइटिंग स्पिरिट को अपोज करता हुआ देखकर मुया कहने लगती है नॉट बैड, मेरे इतने ज्यादा पास खड़े होने के बावजूद भी तुम मेरी फाइटिंग स्पिरिट के खिलाफ खड़े हो पा रहे हो। और फिर अपने प्रेशर को रिलीज करना बंद करके कहने लगती है मैं तुम्हारे साथ और भी खेलना चाहती थी, लेकिन मून क्रिस्टल ज्यादा प्रायोरिटी रखता है। खैर मैं इस चीज को खाली क्रिस्टल ही कहूंगा। लेकिन फिर से मुया रसल को कहने लगती है क्या तुम्हें उस रीजन के बारे में पता है कि बीस्टमैन सिर्फ कोलिल आइलैंड में ही क्यों रहते हैं। तो रसल कुछ सोचने के बाद जवाब देता है क्योंकि तुम एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सको, पोज तुम काफी ज्यादा कम नंबर में हो, क्या यही वजह है। और रसल के इस जवाब पर मुया काफी ज्यादा भड़क कर कहती है नॉनसेंस ब्लडी फूल हैप्पी बर्थडे टू यू। और फिर रसल को बता रहे थे इवन के लॉन्ग एयर्ड आर्चर्स यानी कि एल्व्स और अर्थ स्टम्स यानी कि ड्वार्फ्स इतनी ज्यादा कम पॉपुलेशन होने के बावजूद भी कॉन्टिनेंट में रह रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह का चीप रीजन हमें यहाँ पर रोकने पर मजबूर कर सकता है, इवन तो हम उनसे ज्यादा ताकतवर हैं। और फिर उसी मून क्रिस्टल की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं ये फर्स्ट बीस्ट किंग फेनरिर का एक आइटम है और हम इस आइलैंड पर इसी वजह से हैं क्योंकि हम काफी देर से इस चीज को यहाँ पर ढूंढ रहे थे। और अपने मन में फर्स्ट बीस्ट किंग फेनरिर की उन बातों को याद करके क्या फेनरिर की इन शक्ल्स से मुराद यही चीज थी, अपने मन में ये सोचते हुए रसल मुया को कह रहा था तुम इस चीज को ढूंढने में इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों थे। तो मुया रसल को बता रही थी तुमने बीस्टिफिकेशन के बारे में तो सुना ही होगा, हाँ ये तो वो एबिलिटी है ना जिसे यूज करने की वजह से किसी बीस्टमैन की फाइटिंग एबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और उसके अंदर छुपा हुआ असली बीस्ट बाहर आता है। मुया की इन बातों को सुनकर रसल काफी ज्यादा हैरान होकर कहता है क्या यह चीज बीस्टिफिकेशन से रिलेटेड है। लेकिन मुया उस क्रिस्टल को लेते हुए रसल को बताने लगती है फुल मून की नाइट को हम बीस्टमैन मून बीस्टिफिकेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आम बीस्टिफिकेशन से 3 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। और मून बीस्टिफिकेशन एक पावर है जो कि सिर्फ फुल मून को ही यूज की जा सकती है, लेकिन अगर हमारे पास ये मून क्रिस्टल मौजूद हो तो हम बिना किसी फुल मून के भी हम मून बीस्टिफिकेशन को किसी भी टाइम और किसी भी जगह पर कर सकते हैं। ये कहते हुए मुया उस मून क्रिस्टल को एक्टिव करने के लिए ऊपर उछालती है जिसके अंदर से पहले तो काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही थी लेकिन अचानक से वो मून क्रिस्टल नीचे गिर जाता है जिसे गाइस मेरी हंसी छूट रही है। खैर उस मून क्रिस्टल के एक्टिवेट न होने की वजह से रसल और मुया दोनों की रिएक्शन होते हैं और मून क्रिस्टल के इस रिएक्शन की वजह से मुया कुछ सोचते हुए कहने लगती है ऐसा लग रहा है कि इस क्रिस्टल में मौजूद मून लाइट जो कि इसके अंदर स्टोर थी वो खत्म हो चुकी है और इसके अलावा अब तुम्हारी बात करने की बारी है। मुया की इस बात को सुनकर रसल कहने लगता है
मैं तुमसे किसी चीज को चाहता हूँ, और वो क्या चीज है वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगी। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें किसी पर्सन को काफी जोर से किसी पत्थर में भिड़ते हुए दिखाया जाता है, और हम देखते हैं कि वो पर्सन जो कि काफी जोर से उस पत्थर में भिड़ा था वो अपना रसल ही होता है। जहाँ रसल की ये हालत करने के बाद उसके सामने वाला ओपोनेंट उसे कह रहा था, तुम ये थोड़ी सी मार में काफी तरह थक नहीं जाते, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। लेकिन रसल अपने आप को संभालते हुए अपने मन में सोच रहा था, ये काफी ज्यादा थका देने वाला है, क्या हर रोज उसके साथ एक बार स्पार करना काफी ज्यादा दर्दनाक नहीं होता। और हम देखते हैं कि रसल को इतना ज्यादा पीटने वाली बीस्ट किंग मोया ही थी, जहाँ वो रसल का हौसला बढ़ाते हुए कहने लगती हैं, अपने आप को संभालो, अगर तुम इसी तरह अपनी वीक साइड दिखाते रहोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, और अगर तुम इसी तरह वीक रहे तो तुम अपने उस लवर को सेटिस्फाई नहीं कर सकोगे जिसके साथ तुमने फ्यूचर की प्लानिंग की हुई है। मुया की इस बात को सुनकर रसल अपना माना रिलीज करते हुए कहने लगता है, तुम्हें उस चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए रसल अपनी ओरिजिनलिटी को इस्तेमाल करते हुए मुया पर हमला कर देता है, लेकिन मुया अपने उस लीजेंडरी वेपन का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ एक ही स्ट्राइक का इस्तेमाल करती है, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो गया था। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें रसल को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा फटी पुरानी हालत में अपने मन में सोच रहा था, वो टोटली एक मॉन्स्टर है, ड्रैगोनिफिकेशन को इस्तेमाल करे बिना उसके साथ फाइट करना इम्पॉसिबल है क्या। और फिर तभी मुया उसके पास आकर कहने लगती है, क्या क्या तुम इतनी जल्दी एग्जॉस्ट भी हो गए, ये काफी ज्यादा लेम एक्सक्यूज होगा, तुम पिछली बार की तरह ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं करते। तो रसल उसे जवाब देता है, मैं अपने बेसिक्स को प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, अगर मैंने उस ट्रांसफॉर्मेशन को किया तो मेरी ये ट्रेनिंग पॉइंटलेस हो जाएगी। तो मोया काफी ज्यादा अजीब सी शक्ल बनाकर कह रही थी, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मुझे तुम्हारे साथ फाइट करने में अब मजा ही नहीं आ रहा। लेकिन तभी अचानक से थोड़ा सा सीरियस होकर कहने लगती है, इंसानी बच्चे मेरी एक रिक्वेस्ट है। तो रसल कहता है, क्या एक रिक्वेस्ट? जी जी हुक्म करो जनाब। रसल की इस बात को सुनकर मोया उसे बताने लगती है, जैसा कि हमने मून क्रिस्टल को ढूंढ लिया है तो मैं अपने बिजनेस के साथ आइलैंड को कुछ सालों में खाली कर देंगे, और मैं तुम्हें दुनिया में एंटर करने के लिए एक ब्रिज के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हूँ। मोया की इस बात को सुनकर रसल अपने मन में कुछ सोचते हुए कहने लगता है, तुम मुझे क्या कहना चाह रही हो? अगर तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं तुम्हें एंडीमियोन की टेरिटरी में कुछ जगह दे दूं तो ये इम्पॉसिबल है, मेरी तरफ से ना है। रसल की इस बात को सुनकर मोया कहने लगती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे इस तरह की कोई शेमलेस रिक्वेस्ट करूंगी? मुझे तो सिर्फ थोड़ी सी जगह चाहिए थी जहाँ पर मेरी बीसमैन ट्राइब गुजारा कर सके। और ये कहते हुए मोया काफी ज्यादा शर्मा रही थी, और मोया की इस बात को सुनकर रसल अपने मन में सोचने लगता है, हाँ जैसा मैंने कहा ये तो वही नहीं है। लेकिन अचानक से रसल के दिमाग में कुछ खटका, काफी ज्यादा तेजी से मोया से पूछने लगा, बीस्ट किंग क्या तुम एंडीमियोन को ज्वाइन करना चाहती हो? तो मोया रसल को कहने लगती है, हाँ अगर ये चीज नेसेसरी है तो हम तुम्हारे किंग के सामने झुकने के लिए तैयार हैं। टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स, वॉर्स, या फिर अगर तुम्हें किसी भी टाइप की हेल्प की जरूरत होगी तो हर बार हम तुम्हारी मदद करेंगे। और मोया की इन बातों को सुनकर रसल काफी तरह हैरान होकर अपने मन में सोच रहा था, बीस्ट किंग एंडीमियोन के सामने झुकने वाला है और इसी के साथ साथ जंगों में हमारी मदद भी करेंगे। दिस इज इनसेन। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एंडीमियोन कैसल के अंदर दिखाया जाता है जहाँ एंडीमियोन की मुख्तलिफ नोबल फैमिलीज के लोग आए हुए थे। यहाँ पर सभी लोगों का इकट्ठे होने का रीजन बीस्टमैन्स का एंडीमियोन में माइग्रेशन था, जहाँ अचानक से फाइनेंस मिनिस्टर कहने लगता है तो तकरीबन 2 लाख से भी ज्यादा बीस्टमैन होंगे, तो हम इतने ज्यादा लोगों को लैंड और फूड कैसे प्रोवाइड करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर की इस बात को सुनकर मिलिट्री मिनिस्टर कहने लगता है, लेकिन अगर उनमें से आधे बीस्टमैन भी वार में हमारी मदद करते हैं हमारे पास 1 लाख एडिशनल सोल्जर भी होंगे, हम इस चीज को इस तरह इग्नोर नहीं कर सकते। और वहीं पर हमें रसल को भी दिखाया जाता है जो कि इन मिनिस्टर्स की इन बातों को सुनकर अपने मन में सोच रहा था, जैसा कि मैंने सोचा था इस बात पर काफी ज्यादा लोगों के कंफ्लिक्टिंग ओपिनियन होंगे। लेकिन तभी अचानक से किंग अपना ऑर्डर रिलीज करते हुए कहते हैं, इनफ, बहुत हो गया। और किंग के एक ही पुकार पर दोनों मिनिस्टर्स बहस करना बंद कर देते हैं और फिर रसल से मुखातिब होकर कहने लगते हैं, रसल रेमंड यानी कि प्रिंसेस के फ्यूचर हस्बैंड, मैं इस हवाले से तुम्हारा ओपिनियन सुनना चाहता हूँ क्योंकि तुम ही उनके साथ मिले हो और उनके साथ टाइम स्पेंड किया है। तो रसल भी योर मैजेस्टी को सभी चीज बताने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि बीस्टमैन काफी ज्यादा एग्रेसिव होते हैं लेकिन उनके कल्चर्स हमसे ज्यादा डिफरेंट नहीं है, तो अगर हम अपनी टेरिटरी में उन्हें कुछ स्पेस दे देते हैं तो इसके बदले में हमें हजारों की तादाद में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मी मिल जाएगी, तो यह डील काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। रसल की इन बातों को सुनकर योर मैजेस्टी कहने लगते हैं, आई सी, लेकिन हमें इन चीजों को और भी ज्यादा कैलकुलेट करना होगा। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर मौजूद सर्जिलियन
रसल को कहने लगते हैं बीस्ट किंग मुया कितनी ज्यादा पावरफुल थी। तो रसल सर जिलियन को बताने लगता है, वाइल अगर मेरे हवाले से बात की जाए तो मैं परफेक्टली तरीके से तो नहीं बता सकता, लेकिन मैंने उसके साथ काफी तरह स्पार किए थे। लेकिन रसल के मुंह से यह सुनकर बीस्ट किंग मुया एक लड़की है, प्रिंसेस के रिएक्शन कुछ अच्छे नहीं होते। लेकिन रसल सर जिलियन को बता रहा था हाँ अगर उसके स्ट्रेंथ के लेवल के बारे में बताया जाए तो वो शूरा से 3 गुना ज्यादा ताकतवर थी। और रसल के मुंह से इस बात को सुनकर सर जिलियन भी थोड़ा सा हैरान होकर कहते हैं ओह क्या वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन असल की इन बातों को सुनते हुए वहाँ पर अचानक से व्हाइट टावर मास्टर आते हुए कहती हैं तुम्हारे कहने का मतलब है क्योंकि तुम स्ट्रॉन्ग हो इसीलिए तुम्हें वो उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगी। खैर इस बात की मुझे कुछ समझ नहीं आई, ऊपर पैनल में लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, तो अगर समझ आ रही है तो मुझे भी बताओ और खुद भी समझो। व्हाइट टावर मास्टर की इन मीठी मीठी बातों को सुनकर सर जिलियन उन्हें कहने लगते हैं व्हाइट टावर की बच्ची शांत हो जाओ। और सर जिलियन को खुद को बच्चा बुलाता हुआ देखकर व्हाइट टावर मास्टर सर जिलियन पर ही भड़कते हुए कहने लगती है तुम होगे वो फूल कि हर वक्त वेपन से ही ऑब्सेस्ड रहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे एक बच्चा कहने की, दवा दूर। लेकिन सर जिलियन इनकी इन बातों का बुरा ना मनाते हुए हंसते हुए कहने लगते हैं बीस्ट किंग कोई इमेज नहीं है, वो एक वॉरियर है। इन दैट केस मेरे जैसा कोई पर्सन जो कि ओरा से ट्रेन करता है वो इस मामले को संभाले, ना कि तुम। सर जिलियन की इस 100% पॉइंट वाली बात को सुनकर व्हाइट टावर मास्टर भी कुछ नहीं बोल पाती। और फिर अचानक से सर जिलियन पीछे मुड़ते हुए कह रहे थे ओके चलो इस चीज को इंड्योर करो रसल। ये कहते हुए सर जिलियन ने अपने ओरा का इस्तेमाल करते हुए काफी ज्यादा वेपन जनरेट कर लिए थे और उसके साथ रसल पर हमला करते हुए कह रहे थे चलो देख लेते हैं कि तुम कितना ज्यादा कैपेबल हो। ये कहते हुए सर जिलियन उन सभी वेपन्स के साथ रसल पर हमला कर देते हैं। जिन अटैक्स को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर रसल अपने मन में सोच रहा था इस बार में सोचना कि सिर्फ ओरा को मैनिफेस्ट करके इसने सैकड़ों की तादाद में वेपन्स बना लिए हैं, ये सच में एक वेपन मास्टर है। अगर मैंने इसे हेड ऑन ब्लॉक करने की कोशिश की तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर काफी ज्यादा होल्स हो जाएंगे। और हम देखते हैं कि रसल की पॉकेट में कोई चीज चमक रही थी और तभी अचानक से रसल सामने की तरफ एक स्लैश लगाता है, ऑब्वियसली माना का बना हुआ। खैर रसल की उस अटैक की वजह से सर जिलियन के अटैक से नाकाम हो जाते हैं और रसल को अपने ओरा को यूं डिफ्लेक्ट करता हुआ देखकर सर जिलियन भी अपने मन में सोच रहे थे इस बारे में सोचना कि वो मेरे ओरा को डिफ्लेक्ट करने में कैपेबल हो चुका है, ये बच्चा काफी ज्यादा ग्रो कर चुका है। बीस्ट किंग से ड्यूअल करने के दौरान उसने किसी टाइप की एनलाइटमेंट हासिल की है। अगर तुम लोगों ने नोटिस किया है रसल ने अभी अभी मुया का ही अटैक कॉपी किया था। सर जिलियन की उस अटैक को डिफ्लेक्ट करने के बाद रसल उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगता है होल्ड बैक करने के लिए काफी ज्यादा शुक्रिया। तो सर जिलियन भी कहते हैं और मुझे एंटरटेन करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और फिर सर जिलियन योर मैजेस्टी से माफी मांगते हुए कहते हैं कि इस सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए माफी। और रसल की स्किल्स को देखते हुए तो मुझे यकीन है कि हम बीस्ट किंग की इवैल्यूएशन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। सर जिलियन की इस बात को सुनकर योर मैजेस्टी कह रहे थे जो चीज बाकी है वो है बीस्ट किंग के ट्रू इंटेंशंस का पता लगाना कि क्या वो इस चीज को लेकर सीरियस है या फिर इस चीज के पीछे उसके कुछ और ही इंटेंशंस हैं। लेकिन तभी अचानक से रसल इंटरफेयर करते हुए कहने लगता है उनका यहाँ पर माइग्रेशन करना प्रोबेबली सच ही होगा। ये कहते हुए रसल ने एक लॉकेट निकाल लिया था जिसे दिखाते हुए रसल कह रहा था ये बीस्ट किंग की तरफ से दिया गया गिफ्ट है। और फिर हमें एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ बीस्ट किंग मुया अपने मुंह में हार्ट अलकर कह रही थी ये मेरे कैनन टूथ से बना है, यानी कि ये मेरे कैनन टूथ से बना हुआ है। और इस फ्लैशबैक को याद करते हुए रसल कह रहा था ये नेकलेस बीस्ट किंग के कैनन टूथ से बनाया गया है। और रसल की इन बातों को सुनकर काफी लोग बातें करने लगते हैं आहा कितना ज्यादा अजीब चीज है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे थे लेकिन इस चीज का मतलब ये भी है कि वो कितनी ज्यादा सिंसियर है। और फिर इसी तरह इन लोगों की काफी ज्यादा बातें चलती रहती हैं। और फिर थोड़ी देर बाद किंग क्लैप करते हुए सभी लोगों को मुतवज्जा करते हुए कहने लगते हैं अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी बातें हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। हाल तो ये सिर्फ फर्स्ट मीटिंग थी, अगर कोई मुश्किल नहीं आती तो फिर लैंड ऑफ एंडेमियन 2 लाख बीस्टमैन को रिसीव कर रहा है। और अगर ये चीज हो जाती है तो ये चीज रसल रेमंड की तरफ से काफी ज्यादा ग्रेट कंट्रीब्यूशन कंसीडर की जा सकती है। और योर मैजेस्टी की इस बात को सुनकर रसल कहने लगता है योर मैजेस्टी ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं वहाँ पर सिर्फ एक काम के सिलसिले में किया था और इसी सिलसिले में मैंने बीस्टमैन की कुछ मदद कर दी और उनका एक अहम पैगाम आपके पास ले आया हूँ। मैंने ये सभी चीज आपकी रिकॉग्निशन हासिल करने के लिए नहीं की थी। रसल की इस बात को सुनकर योर मैजेस्टी कहने लगते हैं जो भी हो एक कंट्रीब्यूशन ही होता है। और मैं सर रसल रेमंड को एक न्यू टाइटल देता हूँ, अब से रसल रेमंड काउंट मॉर्निंग स्टार कहलाया जाएगा। इसी के साथ वो इंपीरियल वॉलेट में से किसी भी एक चीज को चूज कर सकता है। और मेरी आशा है कि तुम आगे भी एंडेमियन के लिए इसी तरह सितारा बन के चमकते रहोगे जैसा कि तुम्हारा टाइटल तुम्हें मेंशन कर रहा है। लेकिन सामने की तरफ रसल इंपीरियल वॉलेट के बारे में सुनकर अपने मन में सोच रहा था इंपीरियल वॉलेट में से एक आइटम चूज करने का मौका, वहाँ पर मौजूद हर सिंगल चीज बिलियंस ऑफ गोल्ड का वर्थ रखती है। यहाँ तक कि बीस्टमैन यहाँ पर आए भी नहीं है
मुझे इतना बड़ा रिवार्ड मिल चुका है और शायद ये रिवार्ड देने में उनका कोई और पर्पस हो। रसल अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था, लेकिन तभी अचानक से मास्टर डारिया माइंड के थ्रू रसल को आवाज लगाते हैं। अपने माइंड में मास्टर डारिया की आवाज को सुनकर रसल भी हैरान हो गया था, लेकिन मास्टर डारिया रसल को बताने लगती हैं, मीटिंग ओवर होने के बाद तुम मुझसे रिसेप्शन रूम में मिलना, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि योर मैजेस्टी हम दोनों के साथ कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें रसल को उसके कमरे में दिखाया जाता है, जहाँ पर रसल प्रिंसेस को एक जेड हेयर पिन के बारे में बता रहा था। इस हेयर पिन को लड़कियां अपने बालों को सेट करने के लिए इस्तेमाल करती हैं और ये हेयर पिन जेड से बनी हुई है। रसल की इन बातों को सुनकर प्रिंसेस कह रही थी, हाँ मैंने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, ये कुछ सिंपल पॉइजन्स को भी डिटॉक्सिफाई कर सकती हैं। लेकिन ये कहते हुए अचानक से काफी ज्यादा इंटेंस होकर कहते हैं, तुमने ये क्यों बाय किया? तो रसल कहने लगता है, मुझे लगा ये तुम पर सही लगेगी इसलिए मैंने खरीद लिया। रसल के मुंह से इस बात को सुनकर प्रिंसेस कह रही थी, इस गिफ्ट को लेने से अच्छा मैं तुम्हारे मुंह से इन बातों को सुनकर काफी ज्यादा खुश हुई हूँ, लेकिन आज से पहले मैंने कभी इसे यूज नहीं किया था। क्या इस चीज को लगाने में तुम मेरी मदद कर सकते हो? तो रसल भी खड़ा होकर कहता है, कोर्स क्यों नहीं। जिसके बाद रसल प्रिंसेस के बालों में उस हेयर पिन को लगा ही रहा था, लेकिन तभी अचानक से प्रिंसेस पूछने लगती है, इस बारे में सोचा जाए, तुमने मेंशन करा था कि बीस्ट किंग एक लड़की है और तुम्हारा और उसके साथ रिलेशनशिप कैसा था? प्रिंसेस के मुंह से इस बात को सुनकर रसल के हाथ से वो हेयर पिन ही छूट जाती है। ओ भाई इतना खौफ, खैर होता ही है। अच्छा एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। प्रिंसेस के मुंह से इस बात को सुनकर रसल काफी ज्यादा बुखला जाता है और कह रहा था, रिलेशनशिप? मैंने थोड़ी देर पहले ही तो सारी एक्सप्लेनेशन दी है, मैंने सिंपली उसके साथ सिर्फ डुअल ही किए थे। और फिर प्रिंसेस जमीन से उस जेड को उठाते हुए कह रही थी, हाँ ये काफी ज्यादा अजीब है, अगर सिर्फ यही है। और जैसे जैसे प्रिंसेस रसल के पास आ रही थी, रसल डर के मारे पीछे हट रहा था, लेकिन प्रिंसेस उस हेयर पिन से मुया के दिए गए ब्रेसलेट को पकड़ती हैं और रसल को अपने पास करते हुए कह रही थी, तो उसने तुम्हें इस नेकलेस को एक गिफ्ट के तौर पर क्यों दिया? और प्रिंसेस की इस साइड को देखकर रसल काफी ज्यादा डरते हुए कह रहा था, ये काफी ज्यादा स्केरी है और इवन उसने ये तुम्हारे लिए, बल्कि खास तौर पर तुम्हारे लिए अपने कैनन दूध से बनाया। ये कहते हुए प्रिंसेस के मुंह पर एक स्माइल थी, लेकिन भाई साहब माहौल काफी ज्यादा इंटेंस था और रसल अपने मन में सोच रहा था, मुझे लगता है कि मैं पिटने वाला हूँ। और इसी कमाल के सीन के साथ, जिसे के देख कर मुझे काफी ज्यादा हंसी आई, ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और एक प्यारा सा कमेंट करो। और इसी के साथ साथ मैंने जो सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके मैंने 2-3 चैप्टर्स अपलोड भी किए थे, हाँ अगर चाहो तो मैं उसकी अगली पार्ट्स भी ला सकता हूँ। अगर कोई पर्सन उस सीरीज की भी एक्सप्लेनेशन देखना चाहता है तो कमेंट में बता दो, मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। एट द एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।